हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र पीसी सीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, इन्वायरमेंटल आपको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 में बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 की। इसके पहले 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी है। उसके अलावा आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उसके बारे में बात करा है, वाटर एक्ट के बारे में बात करा है, एयर एक्ट के बारे में बात करा है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। केस लॉस का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप आराम से वहाँ भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, एनजीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉ ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी, सीयूटी पीजी में भी आएंगे सवाल आपके, और सेमेस्टर से तो है ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए समर्थ हाइस एंड जुडिशरी के बारे में। आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। चलिए, देखिए, अगर आप सबको याद हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में आप सब जानते होंगे। बेसिकली एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। एनजीटी है क्या? अगर आप एनजीटी को गूगल करोगे ना, तो उसकी वेबसाइट पे ये चीज़ें मिल जाएगी आपको, जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, जो कहता है 18 अक्टूबर 2010 को बनी ये संस्था किसके लिए बनाई गई थी? जो भी इन्वायरमेंटल के केसेस आ रहे थे, उसके एक्सपीडियस और इफिशिएंट और इफेक्टिव डिस्पोजल करने के लिए, जल्दी से जल्दी उसको स्पीडी ट्रायल्स का हो सके, स्पीडी तरीके से उसको खत्म कर सके, एक क्वाजी जुडिशियल सिस्टम बनाया गया, क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म बनाया गया, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। बना कब? 2010 में। किस लिए बना? अभी मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से केसेस जो आ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, अदर नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, और आपका जो भी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उनके इन्फोर्समेंट के लिए भी, उनके इन्फोर्समेंट के लिए आपको बेसिकली कहां जाना है? लेट्स से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आपको रिलीफ, कंपनसेशन, डैमेजेस टू द पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू, आपको एनजीटी बनाया गया था। लीगल राइट की बात करता है। फंडामेंटल राइट के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओगे। लीगल राइट्स के लिए आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, एनजीटी भी जा सकते हो, जो आपको बेसिकली कंपनसेशन भी प्रोवाइड करता है। और ट्राइब्यूनल जो बेसिकली आपका जो है एनजीटी, वो सीपीसी या जो आपका बेसिकली क्या नाम है, एविडेंस एक्ट, उससे ऐसा नहीं कि वो मैंडेटरी है कि उसी से बाउंड डाउन है, बल्कि वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है। इतना बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सवाल आपके पेपर में आता है एनजीटी के बारे में लिखने के लिए, ये पैराग्राफ उठाकर चुपचाप लिख देना पॉइंट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि ट्राइब्यूनल का जो जुरिसडिक्शन होगा इन्वायरमेंटल मैटर में होगा, जितने भी सिविल मैटर्स होंगे उस सब के बारे में अभी मैं बताऊंगा बेयर एक्ट में, वो उसके स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए, और जो लिटिगेशन का वर्डन है हायर कोर्ट्स में, उसको क्या करना है? कम करना है। 6 महीने के अंदर उसको खत्म कर दिया जाएगा केस को एनजीटी के द्वारा। और इसका मेन ब्रांच क्या है? नई दिल्ली प्रिंसिपल बेंच जिसको बोलते हैं। उसके अलावा पुणे, भोपाल, कलकत्ता और चेन्नई में भी इसके क्या है? प्लेसेज ऑफ सिटिंग्स हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है? विच मिनिस्ट्री इज द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? एनजीटी। आप मिनिस्ट्री ऑफ, आप क्या इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आंसर नहीं करोगे, गलत है। आप पता करके खुद बताओगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आप हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनजीटी की बात करोगे, तो मैंने केसेस आपसे कई सारे शेयर किए, जैसे एमसी मेहता का केस है, बेलौर सिटीजन्स वेलफेयर का केस था, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन का केस था। इन सब केसेस में एक चीज कॉमन थी कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिक्कतें आ रही थी। इन्वायरमेंटल मैटर नीड्स व्हाट? अ स्पेसिफिक और एनालिटिकल रिसर्च रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, और वो सुप्रीम कोर्ट उसमें लैक कर रही थी। उनके पास एक्सपर्टीज की कमी थी जो इस मैटर को समझ सके। तो उन्होंने कई केसेस में बोला, इन सब केसेस में बोला कि आप क्या करो ना, इन्वायरमेंटल के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी बनाओ, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाओ जो हमें साइंटिफिक हेल्प कर सके, एनालिटिकल हेल्प कर सके, और उसके पहले उसका ट्रायल भी कर सके। तो ये पावर के साथ एनजीटी बनाई गई थी। जैसे बेलौर सिटीजन वेलफेयर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल ग्रीन बेंच बनाई, उसको मजबूरी में बनाना पड़ा, जो इस टॉपिक के साथ डील करे। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन में इन्वायरमेंटल कोर्ट्स की बात करी। एमसी मेहता के केस में इन्वायरमेंटल केसेस नीड अ स्पेसिफिक एंड डिटेल एनालिसिस। इसके बाद ही जाकर एनजीटी एक्ट बना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम की बॉडी बनी। 2010 लग गए, 61 साल लग गए बनाने में आजाद भारत में। ठीक है, चलिए बेयर एक्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बेयर एक्ट को खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर में चीज दिखेगा, जिसके बारे में बात कर ली मैंने। उसके बाद कहता है कि 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, भारत उसमें पार्टिसिपेट किया था। जिसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, वाटर एक्ट बना, एयर एक्ट बना, दुनिया भर की चीजें इसी कन्वेंशन के बाद बनी थी। उसी में कहता है कि भारत पार्टिसिपेट किया था, और हमने ये कमिट किया था कि हम ह्यूमन इन्वायरमेंट को और इंप्रूव करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और लोगों के रहने के लायक बनाएंगे। इसीलिए हमें एक बॉडी की जरूरत थी, वो एनजीटी बनी। उसके बाद धीरे धीरे काफी साल लगे, 30-35-40 साल लगे, पर बने जरूर बाद में भी। जैसे 1992 का जो रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, उसमें भी भारत ने कमिट किया था। यूएनएफसीसी उसके बाद जो बाहर आउटकम्स के रूप में निकल के आया था, जिसकी कन्वेंशन आज भी होते रहते हैं, मीटिंग्स होते रहती हैं, COP27, COP26 सुना होगा आपने। बताओ COP27 कहाँ हुआ था अभी रिसेंटली 2022 में। अब किस लिए बनाई गई?
जो भी पॉल्यूशन से विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज के रिगार्डिंग उनको कंपनसेट किया जाएगा। जुडिशियल और इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग को क्या किया जा सकता है, इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाया जा सके, इसलिए एनजीटी बनाई गई। ये बातें एनजीटी के डायरेक्ट में लिखी है सबसे ऊपर में, ठीक है ना। आगे चलो, आगे कहता है जहां पे भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात होगी इंडिया में, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की बात होगी और राइट टू लाइफ की बात होगी आर्टिकल 21 के अंदर, वहां पे एनजीटी का रोल बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंटल मैटर्स में एनजीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, जहां पे भी एनजीटी को लगेगा वो इन्वॉल्वमेंट होगा मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज में इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग। 61वें साल जाके बनी 2010 में, 2011 से इफेक्टिव हो गई थी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन 3 कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में बात कर ली मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी बनाएगी एनजीटी के नाम से। सेक्शन 4 कहता है कि ट्राइब्यूनल्स में कौन कौन मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन, अभी कौन है, AK गोयल साहब, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। आगे कहता है 10 से 20 मैक्सिमम 10, मिनिमम 10 मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 20, कौन, जुडिशियल मेंबर्स के लोग। उसके अलावा 20 लोग मैक्सिमम, 10 लोग मिनिमम कौन हो सकते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स। उसके अलावा चेयरमैन किसी भी मेंबर को बुला सकता है जो उसको एक्सपर्टीज लगता है कि नहीं दिस पर्सन इज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट, उनको बुलाएगा, उनसे बातें करेगा किसी खास पर्टिकुलर केस पे। ये कर सकता है कौन, चेयरपर्सन, जो कि अभी कौन है, AK गोयल साहब, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर आप सबको याद हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी उसको लगता है रूल्स बना सकती है, प्लेसेस को नोटिफाई कर सकती है कि कौन सा केस कहां पे देखा जाएगा, क्या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा, क्या भोपाल वाले में होगा, नई दिल्ली वाले पे आएगा, पुणे वाले पे होगा, कोलकाता वाले पे, चेन्नई वाले में, उसके जुरिडिक्शन को भी चेंज कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन के अकॉर्डिंगली उनसे बातचीत करके एक केस को कौन कितने लोग सुनेंगे वो भी डिस्कस किया जा सकता है। 10 लोग 10 लोग सुनेंगे या 5 लोग सुनेंगे, 2 लोग सुनेंगे, 3 लोग सुनेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और चेयरपर्सन मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी केस को कितने एप्लीकेशन, मतलब किसी भी केस को सुनने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने मेंबर्स बैठ के सुन सकते हैं उस चीज को, उस पर कितने लोगों का काम किया जाना चाहिए, पर इक्वल होंगे, हमेशा याद रखना। 10 होंगे, 10 जुडिशियल तो 10 एक्सपर्ट होंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते, इक्वल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शैल हियर द एप्लीकेशंस एंड अपील्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपील्स, सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन के साथ बैठकर डिस्कस कर सकती है। आगे एक्सपर्ट मेंबर्स और ये जुडिशियल मेंबर्स इक्वल होंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय द चेयरपर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और चेयरपर्सन मिलकर कर सकते हैं दूसरे जगह पे अगर ट्रांसफर करना है तो, ठीक है, केसेस को। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखो क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, अगर आपको चेयरपर्सन होना है तो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर मेंबर होना है तो हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, उससे नीचे नहीं। एक्सपर्ट मेंबर होने के लिए आपको मास्टर्स होना पड़ेगा स्पेसिफिक फील्ड में, वो लिखा हुआ है, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एमटेक, PhD, 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल पे, हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट में, EIA में, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में, इन सब में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर किसी तरीके का स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन में। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है एनजीटी का। क्यों? IAS IPS का घर हो गया इसी की वजह से। सारे IAS IPS भरे मिलेंगे आपको एनजीटी में, सब उठा के, मतलब उनको उठा के लग देता है इसमें एनजीटी में सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? इसी के अंदर सेक्शन 5(2)(b) के अंदर पावर दे रखा है ना, 15 साल का एक्सपीरियंस उठाते हैं, ला के ले आते हैं, और फिर जो एक्सपर्टीज मेंबर्स होते हैं वो कभी बन नहीं पाते। तो ये बातें ड्राइवर के रूप में आती हैं कई बार, आर्टिकल्स पढ़ोगे आप। उसके अलावा आप जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ऑफिस और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप इस टेन्योर के साथ नहीं रख सकते। टेन्योर 5 साल का भी बताऊंगा। अगर आप एनजीटी में हो तो फिर एनजीटी में हो, कहीं और नहीं। जैसे ऐसे नहीं कि अटर्नी जनरल हो तो आप अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके अलावा चेयरपर्सन जो भी होगा, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर, वो 5 साल के बाद, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, सॉरी, अगर आप रिटायर हो गए, मतलब इनसे खत्म हो गया आपका एनजीटी से नाता, उसके बाद भी 2 साल तक आप किसी भी ऐसे कंपनी में पार्ट नहीं हो सकते जिसका केस आपने पहले लड़ा हुआ है एनजीटी के अंदर। कहता है ये सब बातें इसके लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन 6 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी चाहे सेक्शन 5 के अंदर अपॉइंट कर सकती है, रूल्स रिगार्डिंग वो बनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किसको अपॉइंट करना है, मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके उनको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकता है। अगर ऐसे कोई मेंबर है तो कंसर्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके अपॉइंट कर सकता है। अगर उनको करना है तो भी कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, एक्सपर्ट मेंबर्स एंड ऑल थिंग्स आर रिटन इन सेक्शन 6। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, टेन्योर 5 साल। अगर आप चेयरपर्सन है तो 5 साल, एक्सपर्ट मेंबर है तो भी 5 साल, बशर्ते अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज हैं तो 70 साल मैक्सिमम। क्योंकि क्या होता है ना कि 65 साल में आप रिटायर हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट से, तो 65 में आप रिटायर हो गए, तुरंत आप बन गए एनजीटी में मान लो चेयरपर्सन, तो आप 70 साल तक या 5 साल जो भी आपका होता है पहले। उसके अलावा अगर आप हाईकोर्ट के जज हो तो 62 साल में आप रिटायर हो जाते हो, तो 67 यानी कि 67 तक। उसके अलावा नॉर्मल 65 साल तक, 65 या 5, हाँ बाकी सबके लिए, एक्सपर्ट मेंबर्स के लिए, एक्सेप्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तब,
क्योंकि 62 में रिटायर होते हैं हाईकोर्ट में, 65 में सुप्रीम कोर्ट में, तो 65 5 70, 62 5 67 और 65 ऑन एन एवरेज सबके लिए, ठीक है, और 5 साल जो पहले हो जाए। आगे ट्राइब्यूनल के पास पावर, ज्यूरिसडिक्शन और प्रोसीडिंग्स क्या होगा देख लो। कहता है कि शेड्यूल 1 में आने वाले जितने भी एक्ट हैं उनके इनएक्टमेंट के लिए, उनके भी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी सवाल खड़ा होता है एनजीटी उससे डील करेगा। शेड्यूल 1 में कौन कौन सा आएगा देख लो, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है ये, न जाने कितनी बार पूछा है। ये सारे एक्ट्स के साथ एनजीटी डील करता है। वाटर एक्ट 1974, सेस एक्ट 1977 वाटर का ही, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल है, उठा के पूछ देता है इसमें से कौन सा एक्ट के साथ एनजीटी डील नहीं करता, तो ये सातों आपको पता होना चाहिए। इनके इनएक्टमेंट इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी केस होगा वो एनजीटी खुद डील कर लेगा। ट्राइब्यूनल जो भी क्वेश्चन रेफर्ड होगा सेक्शन सब सेक्शन 1 यही सब शेड्यूल 1 की, वो सारे मैटर को सेटल करेगा, पास करेगा ऑर्डर 6 महीने के अंदर। आपको 6 महीने के अंदर अगर मान लो वाटर एक्ट के अंदर कोई इशू हुआ और 6 महीने के बाद आप जा रहे हो तो एनजीटी नहीं लेगी उस केस को। अगर बशर्ते उसको लगता है कि नहीं भैया कुछ कारण से नहीं आया तो 60 दिन तक और उसके अलावा नहीं, मतलब मैक्सिमम 8 महीने के अंदर आपको कोई केस करना है। अगर इन सब एक्ट्स के अंदर शेड्यूल 1 में जितने भी एक्ट दिए हुए हैं अगर उनकी इंप्लीमेंटेशन में कोई सवाल खड़ा होता है तब, बशर्ते आप 2 महीने तभी लेट हो रहे हो जब आपके पास कोई जेन्युइन कारण है, वो एनजीटी का डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 14 के अंदर। पर आपको ये एक्ट्स पता होने चाहिए शेड्यूल 1 में, इसको याद रखना एकदम, भूलना मत कभी आप। आगे ट्रिब्यूनल रिलीफ एंड कंपनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन, आपको प्रॉपर्टी का इन्वायरमेंट से अगर रिलेटेड कोई डैमेज हुआ है तो भी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज अराइजिंग अंडर द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जो भी मैंने आपको बताया उनके इनैक्टमेंट में अगर आपको कोई डैमेज होता है तो फिर उस डैमेज के रिलीफ आपको मिल सकता है सेक्शन 15 के अंदर। किस तरीके का डैमेज मान लो हो रहा है, लेट से देखो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है, बता रहा हूं। जैसे देख लो क्या हो रहा है कि आपको कोई डेथ हो गई, लेट से आपकी डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा अगर हो जाता है लेट से, देखो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है दैट हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज में बी क्लेम्ड। डेथ हो रही है, परमानेंट डैमेज हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, टेम्पररी डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी या कोई भी इंजरी होता है तो इस हेड के अंदर जाके आप कंपनसेशन मांग सकते हो। या फिर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई लॉस हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी मांग सकते हो। अदर देन प्राइवेट प्रॉपर्टी में डैमेज हो रहा है, तब मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ हो रहा है उसकी वजह से तो भी आप मांग सकते हो, सर मेडिकल एक्सपेंसेस हुए मुझे, उसने मेरे घर के बाहर एक ऐसा इन्वायरमेंटल डिजास्टर कर दिया, मेरे कितनी तबियत खराब होगी, इतनी पैसा खर्च हुआ, वो कंपनसेशन आपको मिल सकता है। तो ये सारी शेड्यूल 2 में चीजें लिखी हुई है, पॉज इट एंड रीड इट। एक्सपेंसेस इनका बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एक्शन और टू कोप विथ एनी हार्म और डैमेज, वो सब निकाल के आपका जो भी कंपनसेशन या डैमेज हो वो आपको मिल सकता है वापस इन सब हेड के अंदर, अगर शेड्यूल 1 के किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है तब। सेक्शन 15 के अंदर ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चले, आगे बात कर लेते हैं क्या क्या। आगे कहता है दैट सेक्शन 16 कहता है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय, क्या कहता है, ट्रिब्यूनल के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है वाटर एक्ट के सेक्शन 29 के अंदर, 33A के अंदर, 28 के अंदर, 13 ऑफ द वाटर सेस एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सेक्शन 31 ऑफ द एयर एक्ट, इन सब के अंदर आपको कहां पे आप अपील कर सकते हो, एनजीटी में। अरे भैया शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताया सारे एक्ट के साथ डील करता है, कैसे 29 के इनैक्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आई वाटर एक्ट में, कहां जाओ, एनजीटी के पास जाओ। डैमेज हुआ तो उसको कंपनसेशन सेक्शन 15 के अंदर कौन देगा, एनजीटी देगा। इतनी सी बात है, समझना है आपको। सेक्शन 16 के अंदर जो भी पर्सन एग्रीड होगा वो अगर इन सब सेक्शंस के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर, डिसीजन और डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन इज कम्युनिकेटेड टू हिम, अपील कर सकता है कहां पे, ट्रिब्यूनल के पास 30 days के अंदर। अगर उसके बाद चाहे तो भी कर सकता है, बशर्ते 60 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि जेन्युइन कारण क्या था। 60 दिन के बाद आपको कोई इशू अपील नहीं कर सकते फिर एनजीटी में। सेक्शन 17 कहता है लायबिलिटी टू पे रिलीफ और कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, क्या लायबिलिटी किसके पास होगी, जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो पॉल्यूशन करेगा, जो विक्टिम को डैमेज करेगा, उसको पे करना पड़ेगा, विक्टिम को कंपनसेशन के रूप में पैसे देने पड़ेंगे। ये सारी बातें सेक्शन 17 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन होगा, जहां पे डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाता है, तो जो भी इन्वॉल्व है उसमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा सेक्शन 17 के अंदर। अगर कंपनी है तो कंपनी को देना पड़ेगा, जो मेंबर उस समय रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लो एमडी है, सीईओ है, उसको देना पड़ेगा। सेक्शन 19 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल क्या कहता है, कहता है कि सीपीसी से फॉलो नहीं होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा, बशर्ते बस समन कर सकता है। अब जो भी सिविल कोर्ट कर सकती है वो सब करेगा एनजीटी, समन कर सकता है, विटनेसेस को बुला सकता है, कॉल कर सकता है, उनको एफिडेविट्स मांग सकता है, अपनी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकता है, इंजंक्शन पास कर सकता है, किसी भी पर्सन को सीज कर सकता है, डिसीज कर सकता है, कुछ
करने से शेड्यूल 1 के अंदर कोई मान लो कुछ ऐसा कर रहे हो जो बार बार आप करो तो आपको रोक भी सकता है। कोई भी ऐसा मैटर जिसको लगता है वो कर सकता है सब कुछ एनजीटी, सिवाय बाउंड डाउन नहीं होगा किससे, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी से। आगे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, आप चाहो तो अगर कोई भी बंदा एनजीटी के उससे अपील, मान लो कि क्या नाम है, एनजीटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो 90 दिन के अंदर वो कहां अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद करते हो तो कारण बताना पड़ेगा आपको। सेक्शन 26 कहता है फेलियर फॉर पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। मान लो आप ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया, आप माने नहीं रहो, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, कंपनी नहीं हो, तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है और 10 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है, दोनों लग सकता है। या फिर उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो 25,000 पर दिन के हिसाब से भी आपको कंपनसेशन, मतलब वो क्या नाम है, पेनाल्टी लगा दी जाएगी। अगर कंपनी हो तो 25 करोड़ रुपए हो जाते हैं यही, और उसके अलावा तो ट्राइब्यूनल क्या नाम है, पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपया आपको फाइन के रूप में देना पड़ेगा। आपको याद होगा ना, तो एनजीटी 4,000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना मारते गवर्नमेंट्स के ऊपर। अभी मारी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे उसने लंबा चौड़ा, हमें को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं कितना मारा है, पर बढ़िया फाइन मारी है। फिर उधर मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर भी लगाया था जुर्माना, कुछ समय पहले चेन्नई के उधर क्या नाम है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर भी पैसा लगाया अच्छा खासा जुर्माना। तो एनजीटी करती है बहुत, इसमें फेलियर पेनाल्टी मारती है अगर फेल हो गए उनके ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने में। तो सेक्शन 26 के अंदर याद रखना है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफ, ये भी एक देख लो। सेक्शन 26 कहता है कि जो भी सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज माना जाएगा। यहां पे भी मान लो अगर आपने नहीं मानी ऑर्डर तो इट्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है। नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी 1973 एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ द सेड कोड। ठीक है, आगे सेक्शन 27 ऑफेंसेस बाय कंपनी, बिल्कुल जो भी उस समय रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस को, जैसे एमडी सीईओ, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बशर्ते आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने तो सारा ड्यू डिलीजेंस किया था कमीशन ऑफ सच ऑफेंस को पूरा कर, मतलब ना होने में, पर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। कंपनी क्या होता है, एनीबॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और डायरेक्टर जो फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, दैट इज व्हाट द डायरेक्टर। ठीक है, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको सारे एनजीटी के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा एनजीटी में पढ़ना नहीं है। 38 सेक्शंस में जो काम के सेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए सारे। इसके ऊपर 2-3 केस है, एक ड्यू का भी केस है, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। समर्थ जुडिशरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।